Let me share the screen also. So are you able to see the screen now? Just say something so I should Yes, understand. Yes, sir. yes, sir. Okay. This is the mouse. So आज हम देखेंगे नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रांस, दोनों में रिलेशन क्या है। बहुत बड़ा रिलेशन है फ्रांस में और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में। क्या रिलेशन है? जो पूरा आइडिया, द इंटायर कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वो पूरा आइडिया आया ही फ्रांस से। हम ऐसा बोल सकते हैं पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर दुनिया में नेशनलिज्म देखा गया तो वो फ्रांस में देखा गया है। अगर नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई तो वो फ्रांस से हुई। सो इट इज बीइंग सेड दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, that is the French Revolution, is the very first clear expression of nationalism. पूरे दुनिया में जब भी नेशनलिज्म शुरुआत हुआ, जब भी शुरू हुआ, तुम समझ जाओगे कब शुरू हुआ। 1789। लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द बिगिनिंग ऑफ idea of nationalism in the world, and the French Revolution started in 1789 till 1791, जब तक राजा को, किंग लुई द 16 को बेहेड कर दिया गया है। तो अभी थोड़ा सा हमको रिकॉल करना है लास्ट ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी पढ़े वो पूरे चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करना है और कनेक्ट करना है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से। अगर तुम रिवाइज कर पाए, रिकॉल कर पाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लास्ट ईयर के, तो तुम समझ जाओगे नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। सो कुछ बेसिक चीजें हमें याद करनी है which is very easy for you. Can any one of you tell me what you remember of the French Revolution last year? For example, Storming of Bastille. huh? Storming of Bastille. Storming of Bastille, yes. ये देखो बेस्टाइल नाम का जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, एक किला था जो कि प्रिजन के तौर पे राजा इस्तेमाल करते थे, और राजा के बड़े बड़े अपराधी जिनको राजा से प्रॉब्लम थी, राजा को जिनसे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कैद करके रखा जाता था। दैट वाज द सिंबल ऑफ किंग्स अनकंट्रोल्ड, दैट इज डिस्पोटिक पावर। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुई थी, उस चेन ऑफ इवेंट में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल। इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था, दैट इज स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, या फिर उसको बोलेंगे चेन ऑफ इवेंट में सबसे पहली और सबसे बड़ी इवेंट। पहली तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, सबसे बड़ी पहली इवेंट। तो कौन कौन सी चीजें हम याद करेंगे इस बारे में? सबसे पहले बाय द टाइम व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, कब कब चालू हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789। तब तक, दैट इज टिल 1789, फ्रांस had become a full fledged territorial state, मतलब एक पूरी तरह विकसित, पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री बन चुका था। उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री थी, उसका एक डिफाइंड शेप था, एक साइज था, और वो बिल्कुल स्टेबल हो गया था, कांस्टेंट था। फ्रांस अपने आप में शक्तिशाली देश भी था, तो इसकी बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ करना किसी दूसरे देश के लिए आसान नहीं था। तो आज भी फ्रांस का मैप ऐसा ही है, तब भी 1789 में भी यही मैप था। तो इसलिए एक कंसोलिडेटेड, एक मजबूत देश बोल के फ्रेंच उभर के आ गया था, जहाँ पे मोनार्की थी। और बाय दिस टाइम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस? कैन एनीवन टेल मी? Louis 16. Louis. करेक्ट, Louis 16. Louis the 16th, King Louis the 16th, who became the king at the age of 20, right? He married the Austrian princess Mary Antoinette, Yes. and the Louis 16th was a king from which family? Bourbon family। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना मुगल, मुगल एक फैमिली था, और मुगल फैमिली में बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सब राजाओं के नाम है, और फैमिली का नाम क्या है? मुगल फैमिली, मुगल डायनेस्टी। उसी तरह बर्बन वाज अ डायनेस्टी, और उस बर्बन डायनेस्टी का किंग था लुई द 16, एंड ही वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब अनकंट्रोल्ड किंग। वो राजा जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके हाथ में सारी शक्तियां है। सो फ्रांस वाज एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड द किंग वाज लुई द
16th was the king when the French Revolution took place. So major events of the revolution took place in ये 1789 to 1791 के बीच में ही रिवोल्यूशन मोस्टली कंप्लीट होगी. रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल से. और खत्म कहाँ पे हुई? जहाँ पे प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड पे जनवरी के महीने में 1791 राजा को गिलोटिन कर दिया गया. यहाँ पे रिवॉल्यूशन का एक फेज खत्म हुआ था. और सबसे बड़ा चेंज पूरे पॉलिटिक्स में क्या आया था इससे पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि पहले पूरी की पूरी सत्ता एक राजा के पास थी. अब सत्ता ट्रांसफर हो गई रिवॉल्यूशन के बाद राजा के पास से जनता के हाथों में. और जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, कॉमनर्स. याद है ना सब कुछ याद आ रहा है जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा आउटपुट was the power to run the country transferred from a person which belongs to a certain dynasty to the common people, to the representatives of the common people. That was the third state. Hope you remember all these things. And now इस रेवोल्यूशन ने क्या घोषित कर दिया? किस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि आगे से देश का भविष्य कोई एक व्यक्ति या कोई राजा डिसाइड नहीं करेगा. देश का भविष्य देश की जनता डिसाइड करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. Now onward, that is after the revolution, the destiny of France won't be controlled by any king, but would be controlled by the people through their representatives. That is the third state. That group of third state which came to attend the meeting of the State General as a third state. Later on, they declared themselves the National Assembly. So National Assembly henceforth would run the country. I hope all these things are recalled properly. Yes, sir. Anybody has any doubt regarding this slide? We are about to move to the next slide. Doubt है slide के बारे में कुछ? Any question? No. Okay. So let's move on. सवाल ये उठता है, फ्रेंच लोगों ने, the people of France brought this revolution. इतनी बड़ी रिवोल्यूशन लाने के लिए पूरे एग्जिस्टिंग सेटअप स्टेबल मोनार्की को हटाने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ा. तो लोगों को एकजुट कैसे किया गया? लोग कैसे यूनाइट हुए इतने बड़े पावरफुल किंगडम के अगेंस्ट? तो उसके लिए अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किए गए. लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रेंच फिलोसोफर्स, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, जॉन लॉक. ऐसे फिलोसोफर्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ सिंगर्स थे, कुछ म्यूजिक कंपोजर्स थे. ये सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट किया, पूरे फ्रेंच समाज को एक सिंगल ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने रेवोल्यूशन लाया. तो लोगों को एक कैसे बनाया गया? Which tools were used? The important is on which tools were used to bring the French people together. And those tools are, there were 6 tools. कितने tools हैं? 6 tools. उसमें से पहला टूल ये है. इस स्लाइड में हम 3 टूल्स देखेंगे, अगले स्लाइड में बचे हुए 3 टूल. And that is the idea of collective belonging. हम सब लोग एक है, ये भावना आई. कैसे आई? That is idea of la patrie. La patrie मतलब फादरलैंड. आज हम उसको मदरलैंड बोलते हैं. दुनिया भर में मोस्टली अपनी मातृभूमि को मातृभूमि बोलते हैं, पितृभूमि नहीं बोलते. लेकिन उस समय फ्रांस में आइडिया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ पितृभूमि से, फादरलैंड. एंड देन सिटोयन मतलब हम एक है. किस आधार पे एक है? हम मोनार्की के आधार पे एक नहीं है, हम हमारी जमीन के आधार पे एक है. हमारी लॉयल्टी, हमारी वफादारी राजा के प्रति नहीं है, हमारी वफादारी इस जमीन के प्रति, जिस जमीन पे हम रह रहे, ये हमारी लैंड है. और हम किसी राजा की प्रजा नहीं है, हम इस जमीन पे रहने वाले नागरिक हैं. Are you able to understand the difference? So this idea of la patrie and idea of les citoyen मतलब नागरिक. पुरानी आइडिया राजा क्या प्रमोट करता था? राजा प्रमोट करता था कि तुम सारी जनता राजा के प्रति वफादार रहेगी और सब
राजा के गुलाम, राजा के प्रजा बन के रहेंगे। लेकिन आम नए फिलोसोफर्स ने जो काम किया, जिनके अभी मैंने नाम लिए, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे लोग थे, इन सब लोगों ने जो समाज के ऊपर काम किया, समाज को एक नई मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन में लोग अपने आप को लैंड से कनेक्ट करने लगे, अपने फ्रांस से कनेक्ट करने लगे। और जितने भी लोग फ्रांस पे रहते वो हम सब लोग एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, ये फीलिंग आई। और इस फीलिंग ने किसको एम्फसाइज किया? नोशन, आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। हम सारे फ्रांस में रहने वाले लोग सिंगल कम्युनिटी है, सिंगल ग्रुप है, और हम दूसरों से अलग है। हम जर्मन बोलने वालों से अलग है, हम इटालियन बोलने वालों से अलग है, हम इंग्लिश बोलने वालों से अलग है। एंड ऑल फ्रेंच पीपल हु लिव ऑन द फ्रेंच लैंड आर इक्वल विथ ईच अदर। हम में से कोई सीनियर सुपीरियर या कोई इंफीरियर नहीं है, मतलब राजा भी राजाओं के हमारे जैसा ही है, कोई बहुत 30 मार का नहीं है। और हम सब लोगों को एक ही रूल्स और रेगुलेशन चाहिए, ये फीलिंग आई। अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग, कैसे फ्रेंच फिलोसोफर ने लोगों को नए आइडियाज दिए, और नए आइडियाज ने कैसे लोगों को अपील किया, और लोगों ने नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिए, और एक नया ही ग्रुप बना। पहले ग्रुप था राजा के समर्थकों का, अब ग्रुप आ गया धरती के समर्थकों का, मातृभूमि या पितृभूमि के समर्थकों का ग्रुप। अब वफादारी अपने देश के प्रति थी, राजा के प्रति नहीं थी। आई होप द फर्स्ट टूल to create sense of collective belonging or collective identity among the people, you have understood. I expect that. कोई क्वेश्चन? चलो बाद में भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी। रिवॉल्यूशन के पहले that was the flag, and that flag was the symbol of Bourbon dynasty. राजा जिस फैमिली को बिलोंग करता था, ये उस फैमिली का सिंबल था। रिवॉल्यूशन के बाद, अब पहले भी लोगों ने प्रमोट करना चालू कर दिए थे इस सिंबल को, ये सिंबल को हटा दिया गया, हम इस सिंबल को नहीं मानते, ये राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इस फ्लैग के प्रति वफादार नहीं है, हमारी वफादारी इस फ्लैग के प्रति है, जो कि फ्रेंच फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, हमारी सारी वफादारी इसके प्रति रहेगी। जैसे कि आज भी हमारे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना फ्लैग होता है। एक भारतीय नागरिक किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, किसी भी पार्टी का फ्लैग उठा ले, लेकिन हमेशा सबसे ऊपर कौन सा फ्लैग होता है? इंडिया का फ्लैग होता है। इंडियन फ्लैग इज द हाईएस्ट। दूसरा कोई भी फ्लैग, आपका कम्युनिटी का फ्लैग हो, आपके रिलीजन का फ्लैग हो, या फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग हो, या किसी भी तरह, स्कूल में हमारे हाउसेस के फ्लैग्स होते हैं, जो भी तरह के फ्लैग्स है, सारे फ्लैग्स से ऊपर हम सारे लोगों के लिए एक ही फ्लैग है, दैट इज इंडियन ट्राई कलर। उसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी इसको इंपॉर्टेंस दी। उसके अलावा ये रॉयल फ्लैग को तो टोटली डिस्कार्ड कर दिए, ये भी एक बहुत बड़ा सिंबल था। सो ट्राई कलर, उनका भी उन्होंने ट्राई कलर इस्तेमाल कर लिया एंड टोटली डिसरिगार्डेड रॉयल स्टैंडर्ड, इसको कहा जाएगा रॉयल स्टैंडर्ड। तीसरा, पहले राजा स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था, और स्टेट जनरल के कंसल्ट करके, हर बार तो नहीं बुलाता था, कभी कभी राजा की मर्जी हुई तो बुलाता, अदरवाइज अपनी मर्जी से चलता था। लेकिन द स्टेट जनरल, दैट टू थर्ड स्टेट जनरल का, थर्ड स्टेट का जो था, those who came to attend the meeting of the state general, the first state clergy, second state nobility, and third state was commoners. तो पहले स्टेट जनरल देश को चलाती थी, अब स्टेट जनरल देश को नहीं चलाएगी, अब नेशनल असेंबली देश को चलाएगी। नेशनल असेंबली किसने बनाई? स्टेट जनरल में जो 3 पार्टीज आई थी, कॉमनर्स, थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया और टेनिस कोर्ट में चले गए, इंडोर टेनिस कोर्ट, और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इमेजेस पे मत जाओ, इस पे जाओ, इमेजेस तो मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए ले लिया है बस। तो ये नेशनल असेंबली बन गई, और ये थर्ड स्टेट कैंसल, अब थर्ड स्टेट नहीं चलेगा, अब सिर्फ कॉमनर्स ही देश चलाएंगे। समझ में आया 3 कंसेप्ट, जिसके वजह से फ्रांस के लोगों में एकता की भावना थी आपस में। बाकी 3 चीजें हम आगे देखेंगे। उसके अलावा कुछ कल्चरल मेजर्स यूज किए गए। कल्चरल मेजर्स कैसे? जो कि हमारे पास है, हमारे पास भी है, जैसे कि सम हाइम्स वर कंपोज्ड। हाइम्स मतलब सॉन्ग्स। जैसे तो इंडिया के बारे में बता सकते हैं, हमारे कौन से गाने हम सारे इंडियंस पे एप्लीकेबल है, हम सब उससे रिलेट करते, कनेक्ट कर सकते हैं? देशभक्ति।
जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता हमारा नेशनल एंथम। उसके अलावा कुछ और भी एक ऐसे म्यूजिक है जो हमें इंडियन को कनेक्ट करते हैं जनगण मन के अलावा। वंदे मातरम, वंदे मातरम करें, ये भी उसमें से एक है। सारे जहां से अच्छा, ये भी उसमें से एक है। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हम जब इंडियंस अगर गाएं तो हमारे अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है, जो हम अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं हमारे लैंड के प्रति, हमारे कंट्री के प्रति। तो ये फ्रांस में भी सिस्टम चालू हो गया, और मतलब वहीं से पहले तो बोलेंगे वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके अलावा शपथ ली गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, ये प्रियम्बल है। हम स्कूल में कौन सी शपथ लेते हैं, कौन सी प्लेज लेते हैं? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस तरह लोगों ने शपथ लेनी शुरू कर दी है, किस बात की? कि हम फ्रांस के नागरिक हैं, हम सारे फ्रांस एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा देश ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारी वफादारी हमारे फादरलैंड के प्रति है। ये शपथ लेना चालू कर दिया। मार्टर्स वेर कमेमोरेटेड, उस देश के जो शहीद थे, शहीदों को याद किया गया। डू वी रिमेंबर अवर मार्टर्स? ऑफ कोर्स वी डू। गाना भी है ना, शहीदों के गुजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, मुल्क पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, कुछ ऐसा भी है। आज भी हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, सुखदेव राजगुरु, इन सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को हम याद करते हैं, एंड वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। इससे क्या होता है? इससे हमें समझ में आता है कि आज हम जितने अच्छे देश में रह रहे हैं, ये इतना अच्छा देश हमें मुफ्त में नहीं मिला। कई लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है, और आज भी कई लोग हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बिना हमको सेफ रख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें तभी आएगी जब हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे अच्छे वर्तमान के लिए, हमारे पास्ट में उनका प्रेजेंट सेक्रीफाइस किया था। तो ये भी ज़रूरी है, फ्रांस में ये भी किया गया। ये सारी चीज़ों से लोग अपने आप को अपने लैंड के प्रति कनेक्ट करने लगे, अब इमोशनल होने लगे अपने ज़मीन को लेके, अपने कंट्री, अपने फ्रांस को लेके, जो जनरली बाकी दूसरे कंट्रीज में भी रिप्लिकेट हुआ ये प्रोसेस। पांचवा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस किए गए। कौन कौन से चेंजेस? हम ये ब्रॉडली देखेंगे, 4 तरह के चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए जिन्होंने फ्रेंच लोगों को यूनाइट किया। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरे फ्रांस का सिस्टम एक जैसा, जैसे कि हमारे इंडिया में आज है। अब आप बोलेंगे सर सिस्टम कैसा एक है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अलग है, गुजरात की गवर्नमेंट अलग है, यूपी की गवर्नमेंट अलग है। हाँ, गवर्नमेंट अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही है ना। सारे राज्यों में मुख्यमंत्री है, सारे राज्यों की इलेक्टेड असेंबली होती है, सारे राज्य डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, सारे राज्यों में म्यूनिसिपल काउंसिल है, कॉर्पोरेशन है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है। ये स्ट्रक्चर तो सारे राज्यों में चल रहा है। तो इसी तरह माना कि मुख्यमंत्री सारे राज्यों के अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरे कंट्री का एक है, मेजर्स एक है, रेलवे की टिकट पूरा प्रोसेस रेलवे का एक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट सभी के पास है, पुलिस डिपार्टमेंट सारे राज्यों के पास है। तो इस तरह यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड का मतलब हम समझ लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आज हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है। तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है। फिर हमने पॉलिटिकल साइंस में देखा ये चैप्टर में कि क्यों लोकल लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो तो अलग मैटर है, वहां नहीं जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पूरे देश में एक सिस्टम बना दिया गया, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन फ्रेंच टेरिटरी। फ्रांस में रहने वाले हर नागरिक के लिए कॉमन रूल्स रहेंगे। ये जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया में लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, कुछ वैसा ही था। यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रांस में ला लिया गया था, फ्रांस के सारे लोगों के लिए इक्वल। इंडिया में भी है वैसा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्राइम करोगे, चाहे कोई भी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं भी रहने वाले हो, एक क्राइम के लिए वही सजा मिलती है सभी को। दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो भी यहाँ पे ला गया, सब लोगों के लिए इक्वल लॉज लाए गए। मतलब अगर आप क्लर्जी हो तो आपको कंसेशन मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे, राजा के समय मिलते थे। आप नोबिलिटी हो तो आप जो चाहे वो करो, लोगों को बुलवा के मुफ्त में काम करवा, पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। अब हर किसी के रिस्पेक्ट, डिग्निटी एक जैसी है। एक छोटा सा किसान हो या कोई नोबल हो या किसी चर्च का बहुत बड़ा फादर हो, सबका वैल्यू समाज में एक जैसा माना जाएगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड। देश के अंदर जो टैक्सेस लगते थे, इंटरनल टैक्स, वो हटा लिए गए। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में जीएसटी चल रहा है, पूरे इंडिया में एक जीएसटी है। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपने एक पार्ले का पैकेट खरीदा है
तो पार्ले के पैकेट मुझे नहीं पता कितने परसेंट जीएसटी, 5% है, 12% है, 18% है, जितना भी परसेंट जीएसटी होगा, आप पूरे इंडिया में पार्ले का पैकेट लो या कोई दिनशा दूध का पैकेट लो या लेस के चिप्स का पैकेट लो, पूरे इंडिया में आपको एक ही जीएसटी देना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स। वही सिस्टम इन्होंने भी लागू कर दिया। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली थी और उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात पे विचार किया जाने वाला था कि आप पेट्रोल को भी जीएसटी में लाया जाए ना जाए। अभी पेट्रोल जीएसटी में नहीं आता, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, अभी भी पेट्रोल पे वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। और हर राज्य में तुमको पता है पेट्रोल की प्राइसेस हर राज्य में अलग अलग है, हर राज्य में नहीं, एक ही राज्य में, नागपुर में अलग है, मुंबई में अलग है, पूना में अलग है, शायद चंद्रपुर में भी अलग प्राइस होगी पेट्रोल की। ये इसलिए होता है कि लोकल टैक्स लगते हैं उसको, हर जगह के अपने अलग अलग टैक्स लगते हैं और हर जगह के अलग अलग टैक्स लगने की वजह से पेट्रोल की प्राइस सब तरफ अलग अलग होती है। लेकिन जिस दिन पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा उस दिन पूरे इंडिया में पेट्रोल का एक ही वैल्यू रहेगा। समझा? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटाने का मतलब क्या है? वही हमने किया है, जीएसटी के द्वारा हमने वही अचीव किया। ना यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, पूरे देश में एक ही मेजरमेंट चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक देश में नागपुर में एक डजन में 12 संतरे मिलते हैं, लखनऊ में एक डजन में 15 मिलते हैं, तमिलनाडु में, चेन्नई में एक डजन में 17 मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा। डजन मतलब 12 मतलब 12। एक किलोग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम मतलब 1000 ग्राम ही आएंगे। दैट इज यूनिफॉर्म वेट एंड द मेजरमेंट। ये भी सिस्टम, पांचवा तरीका। ये सारी टूल्स है जिसकी वजह से फ्रांस की जनता में एकता की भावना आई। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, लिंग्विस्टिक मेजर्स आल्सो यूज्ड टू क्रिएट कनेक्टिव आइडेंटिटी। भाषा का भी इस्तेमाल किया लोगों में एकता लाने के लिए। जैसे कि अब मराठी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था जब पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे थे। मराठी जो व्यक्ति गढ़चिरोली का बोलता है, उस गढ़चिरोली के मराठी पर्सन से नागपुर वाले की मराठी थोड़ी अलग होगी, पुणे वाले की अलग होगी, मुंबई वाले की अलग होगी, और मराठवाड़ा रीजन की मराठी अलग है। हालांकि है सभी मराठी, लेकिन वेरिएशन आते थोड़े, उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। तो फ्रांस में भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके भी कई सारे डायलेक्ट थे, लेकिन सारे डायलेक्ट को बंद करवा दिया गया है। सिर्फ एक डायलेक्ट चला, जो डायलेक्ट पेरिस में बोला जाता था। फ्रेंच के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस थे वो तो वैसे डिस्कार्ड कर दी गई, लेकिन एक फ्रेंच लैंग्वेज जिसमें मल्टीपल डायलेक्ट्स थे, वेरिएशंस थे लैंग्वेज के, वो जो कि पेरिस में बोली जाती थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज जो पेरिस में बोली जाती थी वो पूरे फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज बना दी गई और बाकी सारे वेरिएशंस फ्रेंच के डिस्कार्ड कर दिए गए। इस तरह भाषा के द्वारा भी एकता लाने की कोशिश की गई। सो अंडरस्टूड दिस 6 मेजर्स टू ब्रॉट यूनिटी इन द कंट्री। ये पहले 3 देखे हमने, उसके बाद ये तीन है। If there is no question, then I'll move on. Shall I move on? Yes, sir. तो आम जनता की धारणा क्या बन गई? चलो, रिवोल्यूशन हो गई, 1791 आ गया। अब रिवोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। अब जो नई गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने बोला इट इज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। मतलब हमारे देश में, फ्रांस में, हमने डेमोक्रेसी लेके आ गए, हमने मोनार्की को ख़त्म कर दिए। अब ये हमारा मिशन भी है और हमारा नसीब भी ये बन चुका है कि हम पूरे यूरोप में ऐसा ही सिस्टम लाए। क्यों नसीब लाना ही पड़ेगा फ्रांस को, पूरे यूरोप में उनके जैसा सिस्टम क्यों लाना पड़ेगा, क्यों ज़रूरी है? कोई गेस करके बता सकता है मुझे? फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि हमारे देश में रिवोल्यूशन होना काफ़ी नहीं है, हमको पूरे यूरोप में रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, और लाना पड़ेगा ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों लगता था? हमने काफ़ी पहले ये बात को डिस्कस की थे जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे तब। चलो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस की जनता ने उनके राजा को उसके पद से हटा दिया और जनता ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। और जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जनता के लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मोनार्की को हटाना पड़ा। अब पूरे यूरोप में मोनार्की थी, क्या दूसरे देश के राजा इसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर फ्रांस में जो हुआ, अगर फ्रांस के लोगों को देख के उनके देश के लोग भी वैसे डिमांड करें तो
फ्रांस के लोगों को अगर सजा न दी जाए तो फ्रांस की जनता यूरोप के दूसरे देशों की जनता को इंस्पायर करेगी और दूसरे देशों में भी लोग मोनार्की के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरे देश के राजा फ्रेंच की नई गवर्नमेंट को दुश्मन मानेंगे अपना। और अगर फ्रेंच गवर्नमेंट को खुद को बचाना है तो उसको भी दूसरे मोनार्की से लड़ना है, मोनार्की हटा के अपने तरह की गवर्नमेंट वहां पे लाना है जो फ्रांस को और स्टेबल करेगी। तो इसलिए ये हमारी डेस्टिनी है। अब ये हमारे नसीब में आ गया है कि हम दूसरे देशों को भी वैसी गवर्नमेंट लाने में मदद करें जो कि हमारे पास है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अकेले रहने की कोशिश करेंगे, तो बाकी सारी मोनार्कीज हमें अकेले सर्वाइव नहीं करने देंगी। अब फ्रांस का एक नया मिशन चालू हुआ और वैसे भी दुनिया के यूरोप के दूसरे राजा फ्रेंच गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ चुके थे। फ्रेंच रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को अपना दुश्मन मानने लगे थे और उसके अगेंस्ट लड़ाई की, वॉर की प्लानिंग कर रहे थे। और फ्रेंच रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वेट नहीं कर सकती थी कि आओ आप हम पे अटैक करो, हम डिफेंड करेंगे। नहीं, उन्होंने डिफेंड करने के बदले खुद आगे से अटैक करना डिसाइड किया। आगे हम और चीजों को देखते हैं। अब जो भी न्यूज आई, जो भी इवेंट फ्रांस में हुए, नेशनलिज्म इन यूरोप में जो भी रिवोल्यूशन हुई, ये पूरे यूरोप में ये बातें फैल गई। यूरोप के ज्यादातर बड़ी सिटीज में पता चल गया कि पेरिस में क्या हुआ है, फ्रांस के लोगों ने क्या किया है। और दूसरे देशों में भी वहां के जो पढ़ने के लोग थे, अब पूरे फ्रेंच रिवोल्यूशन में, आई होप यू रिमेंबर वेरी वेल द रोल ऑफ द जैकोबिन पार्टी, जैकोबिन ग्रुप और जैकोबिन क्लब। याद है ना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो यूरोप के बाकी देशों में भी उनके देश के लोगों ने अपने देश में जैकोबिन क्लब जैसी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरुआत कर दी। यूरोप के बाकी देशों में भी पार्टीज बननी शुरू हो गई। मतलब वहां के राजा भी समझ गए अब फ्रांस के जैसे हाल हमारा भी हो सकता है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड। और दूसरे देशों में जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी जैकोबिन क्लब के जैसी दूसरी पार्टीज भी थी, इन लोगों ने जब फ्रेंच आर्मी उनके देश में गई, फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट किया। ये देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन समझने की कोशिश करो। सपोज हम जर्मनी में रहते, फॉर एग्जाम्पल हम जर्मनी में रहते, ये है हमारा जर्मनी, और हम यहाँ पे फ्रांस में जो हुआ हमको पता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी जर्मन लोगों का एक देश बने जिसको जर्मन जनता संभाले। तो यहाँ पे हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली इतने एरिया में, यहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, यहाँ पे तीसरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, ऐसे होगी 3 4 5 6 पार्टीज होगी। और जब फ्रेंच रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अटैक किया जर्मनी के ऊपर, तो जर्मनी से लड़ने के लिए आया जर्मनी का राजा, जर्मन किंग। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आम जनता थी, उन्होंने फ्रांस को सपोर्ट किए अपने ही राजा के अगेंस्ट। समझ में आ रहा क्या हुआ? बिकॉज यहाँ पे देशभक्ति मतलब ईमानदारी किसके साथ है? अपने लैंड के साथ, अपने राजा के साथ नहीं। तो यूरोप में ये वाला गेम होना शुरू हो गया। इसलिए जहां जहां फ्रांस ने अटैक किया, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अटैक किया, लोकल लोगों ने फ्रांस को सपोर्ट किए अपने ही देश के राजा के अगेंस्ट। अभी ऐसे अटैक कहाँ कहाँ हुए, जगह का याद रखो, मुझे ये हटाना पड़ेगा तुमको ताकि तुम देख सको उसको सही तरीके से। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मेनली यहाँ पे जब रिवोल्यूशनरी आर्मीज गई, जब यहाँ पे फ्रांस की आर्मीज गई, फ्रेंच आर्मीज गई, यहाँ के लोगों ने फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट किया अपने देश के अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट नहीं, अपने राजा के अगेंस्ट। इटली कुछ पार्ट, नॉट द इंटायर इटली, इटली तो बाद में एक देश बना, हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले इटली बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में बसा हुआ था, बहुत बारीक बारीक टुकड़े थे फ्रांस इटली के भी, बाद में एक देश बना, कैसे बना देखेंगे। Now with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे ये revolutionary wars हुए, बताता हूँ revolutionary wars क्या हुआ। फ्रांस में जैसी revolutionary गवर्नमेंट बनी, इस revolutionary गवर्नमेंट को अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरों से लड़ना ही पड़ा, दूसरे राजाओं से, वरना दूसरे राजा उनको मार देंगे। तो ये जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो लड़ाई चालू की अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, उन्हें कहा जाता है रिवोल्यूशनरी वॉर्स। और जो जो देश उनके कंट्रोल में आए, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनकी सरकारें बना के दे दी, उन लोगों को उनकी सरकारें बना के दे दी
और वहाँ पे उनको अपना सिस्टम भी बता दिया ताकि वो लोग अपने सिस्टम से अपना देश चलाएं। यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उनको उनकी डेमोक्रेसी बना के दे दी। तो दो तरह की वॉर्स हुए, एक है रिवोल्यूशनरी वॉर और दूसरा है नेपोलियनिक वॉर्स। ये है नेपोलियनिक वॉर्स। तो रिवोल्यूशनरी वॉर्स कब से कब तक हुए? 1792 1797 सीरीज 1, फिर ब्रेक आया थोड़ा, फिर 1798 से 1802, ये दो सीरीज में रिवोल्यूशनरी वॉर्स हुए। रिवोल्यूशनरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस वॉर को लीड किया गवर्नमेंट ने, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, जो कि 1791 के बाद पावर में आई थी। जैकोबिन की भी थी, उसके बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट जो हमने देखे रूल, वो भी था। फिर उसके बाद में तो नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था गवर्नमेंट पे, याद होगा लास्ट ईयर हमने पढ़े थे। फिर इन्हीं वॉर्स को नेपोलियन ने कंटिन्यू किया, और जब नेपोलियन ने उन वॉर को कंटिन्यू किया तो नेपोलियन लीड कर रहा था, गवर्नमेंट लीड नहीं कर रही थी, इसलिए इसे कहा जाता है नेपोलियनिक वॉर, जो कि 1803 से 1815 तक माने जाते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ रिवोल्यूशनरी वॉर्स और नेपोलियनिक वॉर्स का? तो ये रिवोल्यूशनरी वॉर्स में फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनके आइडियाज, उनके गवर्नमेंट का सिस्टम बाकी देशों में इंट्रोड्यूस करवा दिया, उनको गिफ्ट में दे दिया, चलो आप भी ऐसे देश चलाओ जैसे हम चला रहे हैं, जनता का फायदा होता है। लेकिन आगे चल के फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी, जो नई डेमोक्रेसी आई थी, वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, बिकॉज एक नया राजा आ गया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। Any doubt about this slide? If there's no doubt, then I'll move to next one. चलो अब हम थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन ने क्या रूल प्ले किया इसमें? नेपोलियन बोनापार्ट 1803 में नेपोलियन के हाथ में पावर आ गई थी, और 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रेंच किंग भी डिक्लेयर कर दिया था। तो आफ्टर असेंडिंग टू द फ्रेंच थ्रोन, फ्रांस में राजा बनने के बाद नेपोलियन ने वॉर कंटिन्यू किया। जो वॉर कब शुरू हुए थे? 1792 में सीरीज 1 जो चालू हुई थी ना रेवोल्यूशनरी वॉर्स को, नेपोलियन ने भी उसे कंटिन्यू किया। लेकिन फर्क इतना पड़ गया कि इस वॉर को एक राजा लीड कर रहा है, रिवोल्यूशनरी वॉर्स को गवर्नमेंट लीड कर रही थी। अब नेपोलियन हैड टू फाइट अगेंस्ट सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे देशों के अगेंस्ट नेपोलियन को लड़ना पड़ा। कौन कौन से देश थे अभी हम देखेंगे, सारे देशों के नाम नहीं देखेंगे। मेनी न्यू टेरिटरीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन, और जब नेपोलियन ने लड़ना चालू किया तो बहुत सारे देश नेपोलियन के कंट्रोल में आ गए। रफली हम ये मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये जो है जितना एरिया डार्क दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन, दैट एरिया वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर हम इसको बोल देंगे ये फ्रांस की बाउंड्री एक्सटेंड हो गई, एक्सपैंड हो गई। देखो पूरा बेल्जियम, हॉलैंड इसमें आ चुका है, इटली का कुछ पार्ट उसमें आ चुका है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट आ चुका है, ग्रीस वगैरह का, ये ग्रीस के जो पार्ट ये भी डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। और ये बाकी एरियाज थे, यहाँ पे नेपोलियन ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, यहाँ के राजाओं को हरा दिया, एग्जिस्टिंग राजाओं को अपनी पोस्ट पे बनाए रखा, लेकिन इन राजाओं ने नेपोलियन को अपना ओवरलॉर्ड मान लिए। ये नेपोलियन के आगे झुकते थे ये एरियाज के राजा, तो इसलिए ये नेपोलियन के क्लाइंट स्टेट थे, स्पेलिंग एरर है, क्लाइंट स्टेट थे। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल एंड क्लाइंट स्टेट का कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। नेपोलियन ने भी अच्छा खासा एरिया फ्रांस के लिए जीत लिया। अब नेपोलियन के जीत के दो एस्पेक्ट है, एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक है निगेटिव एस्पेक्ट। तो मुझे बता सकता है नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर किया, इसमें निगेटिव क्या है? उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के अपनी सत्ता लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। नेपोलियन के पावर में आने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, तभी तो राजा बना ना। सो डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस। मतलब जो फ्रांस की जनता ने जो बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस किए थे, नेपोलियन ने उन सबको बर्बाद किया। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था उसका, नेपोलियन वैसा राजा नहीं बना जैसे कि बॉर्बन किंग्स थे। नेशनल असेंबली ने, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जितने अच्छे काम किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी इम्प्रूवमेंट किए थे, इम्प्रोवाइजेशन किए थे, वो सारे इम्प्रोवाइजेशन नेपोलियन ने मेंटेन किया, बल्कि उसमें अपनी तरफ से भी काफी कुछ ऐड किया। नेपोलियन बेसिकली एक वॉरियर था, वो एक योद्धा था, वो राजा बनने के लिए नहीं बना था, वो राजा बन के शांति से अपने सिंहासन पर बैठ के देश चलाने वाला नहीं था। उसको लड़ाई में मजा आता था, तो उसको तो लड़ने के लिए बस जाना था, दुनिया भर में उसको जाना था, लड़ाई जीतना था। वो फ्रांस में बैठ के, पेरिस में बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो वो चाहता था
कि जब वो बाहर लड़ाई के लिए जाए तो एक ऑटो पायलट जैसा सिस्टम बना ले और उसके देश का सिस्टम ऑटो पायलट पे चले, जब उसकी जरूरत हो तभी उसे कंसल्ट किया जाए, अदरवाइज देश अपने आप चले और वो लड़ाई करता रहे। तो इसलिए उसने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ताकि ऑटो पायलट पे देश चले। पता है ना सबको ऑटो पायलट क्या होता है? तो उसमें जब उसने अपना सिस्टम बनाया तो बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें उसने रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की रखी, जो कि अच्छी चीजें थी। तो लोगों को नेपोलियन एज अ किंग बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। वो कंपेयर करते थे नेपोलियन एज अ किंग विद द बourbon किंग्स, और उनको नेपोलियन एक भगवान जैसा लगता था फिर। हालांकि नेपोलियन के अपोज करने वाले भी बहुत थे फ्रांस में। सो द न्यू सिस्टम वाज सिविल कोड ऑफ 1804। जो मैंने कहा ना, नेपोलियन ने अपना सिस्टम बना दिया, ऑटो पायलट। जब नेपोलियन युद्ध करता रहेगा, फ्रांस से बाहर रहेगा, तो फ्रांस को चलाएगा कौन? वो तो राजा था, अपना किंगडम किसी को दे नहीं सकता वो। तो उसने जो सिस्टम बनाया उसकी एब्सेंस में जिसमें देश चलेगा, इट वाज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे कहा जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। याद रखना, सिविल कोड ऑफ 1804, एंड इट इज विच इज ऑल्सो नोन एज Napoleonic Code, which is also known as Napoleonic Code. Napoleonic Code or Civil Code of 1804 were the same thing. So what was this code? What was the Napoleonic Code? The system of new rules and regulation in France. Simply मैंने अभी सिंपल बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन था वो बस। राजा के एब्सेंस में या राजा रहे भी तो राजा छोटी छोटी बातों में अपने आप को लगातार इन्वॉल्व ना करे, सिस्टम अपने आप चलता रहे। तो इसलिए उसने कुछ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे, जिसमें से ज्यादातर रूल्स और रेगुलेशन दुनिया भर में आज भी माने जाते हैं। इतने प्रोग्रेसिव थे वो अपने समय के हिसाब से। और व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस, जरूरत क्यों थी इसकी? टू हैव अ कॉमन लॉज एंड रूल्स थ्रू आउट द फ्रांस। पूरे फ्रांस में कॉमन सिस्टम चले। अगर पूरे फ्रांस में कॉमन सिस्टम रहेगा तो एक ऑर्डर से काम निकल जाएगा, और पूरे फ्रांस में मल्टीपल सिस्टम रहेंगे तो मल्टीपल ऑर्डर निकालने पड़ेंगे कोई काम करने के लिए। और दूसरा पर्पस, टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट एंड रैशनल, पूरे सिस्टम को इफिशिएंट बनाना और लॉजिकल बनाना। सो इट वाज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इट वाज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं, नेपोलियनिक कोड क्या था या सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। कुछ बड़ी बड़ी चीजें इसमें से। डोंट वरी, वी आर मूविंग एज पर द प्लान शेड्यूल। हमारा क्लास आई थिंक समय पे खत्म हो जाएगा या 2-4 मिनट पहले ही खत्म हो जाएगा। मेजर प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड, बड़ी बड़ी चीजें कौन सी थी इसमें? डिड अवे मतलब डिड अवे मतलब खत्म कर देना। टू डू अवे मींस टू फिनिश। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आपके बर्थ के आधार पे, यदि आप एज अ क्लर्जी पैदा हुए हो, आप या तो एज अ नोबिलिटी में पैदा हुए हो या कॉमनर्स में पैदा हुए, तो आपके अधिकार अलग अलग होते थे। हमने लास्ट ईयर देखा था। आप कुछ नहीं, आपके बर्थ के आधार पे आपको कोई स्पेशल राइट नहीं मिलेगा। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ इन फ्रांस, दैट वाज फिक्स। सो जन्म के आधार पे मिलने वाले सारे बेनिफिट्स, सारे प्रिविलेजेस नेपोलियन ने हटा दिए। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर कोई क्राइम है, कोई क्राइम करता है तो क्राइम के लिए सजा दे दी गई। अब वो क्राइम करने वाला जो भी हो, सजा वही मिलेगी जो रूल में लिखी हुई है, चाहे आप नोबल हो, क्लर्जी हो या आम किसान हो, सबके लिए एक सजा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अगर आपने घर बनाया, आपने खेत खरीदा या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आपका है तो वो आपका है, कोई आपसे गलत तरीके से छीन नहीं सकता है। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये आज भी हमारे इंडिया में कोई इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। नेपोलियन उस समय ये रूल बना दिया था फ्रांस में। और जिन नए देशों को नेपोलियन ने जीता, हम देखेंगे अभी कौन कौन से देशों को नेपोलियन ने जीता, वो सारे देशों में अपना ये नेपोलियनिक कोड लगातार चला गया। और वहां के लोगों के लिए भी ये बहुत नई चीज थी। इक्वालिटी मिल रही नए देशों में, जहाँ पे पहले कोई इक्वालिटी नहीं थी। राजा था, राजा की मर्जी चलती थी। नेपोलियन ने उनके राजा को हरा दिया, अपना रूल लाया और सबको इक्वालिटी दे दिया, सबके प्रॉपर्टी को सेफ्टी दे दिया, बेस्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया। तुम इमेजिन करो अगर तुम उस देश में होते जहाँ पे पहले कोई राजा था, लेकिन नेपोलियन ने उस राजा को हरा दिया और ये नया सिस्टम लाया। यू इवन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल आल्सो हैप्पी विद द अराइवल ऑफ नेपोलियन इनटू देयर कंट्रीज। अभी कोड कहाँ का लागू किया गया? ये देखो, ये डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, इतने एरिया में नेपोलियन ने पूरा नया सिस्टम लेके आ गया। देखो, इसके सामने फ्रांस एक छोटा कंट्री है। अब
एरिया कवर्ड बाय नेपोलियन। इतनी विक्ट्री नेपोलियन को क्यों मिली होगी? ऑफ कोर्स नेपोलियन वाज अ गुड कमांडर, ऑब्वियसली, कोई शक की बात नहीं थी, लेकिन नेपोलियन को अंदर से भी सपोर्ट मिल रहा था, वहां के देश की जनता भी नेपोलियन के सपोर्ट में थी, बिकॉज नेपोलियन ने बाकी राजाओं के कंपैरिजन में खुद को बेहतर साबित कर दिया था। बाकी और क्या काम किया उसने, जो कि भी किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंप्लीफाइड, मतलब देश को पहले एक राजा चलाता था, राजा के फिर उसके अलग अलग सरदार देश को अपने रूल्स चलाते थे, ये सब हटा दिया नेपोलियन ने। अब एक राजा रहेगा, क्लाइंट रहेगा नेपोलियन का, वो नेपोलियन ने रूल बना दिया, उस रूल के हिसाब से देश चलेगा, रिटर्न रूल्स के हिसाब से, और सबको अपने काम की सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप जनता से टैक्स वसूल करो, अपना शेयर रखो, बाकी राजा के भेजो, ऐसा नहीं। ऐसा करने के चक्कर में जो राजा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लोगों से टैक्स वसूल करते थे, उन पे अत्याचार करते थे, ज्यादा टैक्स वसूल करते थे, अपने पास ज्यादा शेयर रखना चाहते थे, इसलिए जनता के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते थे। नेपोलियन ने हटा दिया, सबको अपने काम की सैलरी मिलेगी, फिक्स सैलरी मिलेगी, जो राजा खुद देगा, तुम सिर्फ टैक्स वसूल करके राजा को आगे भेजो। आगे राजा फिर नेपोलियन को भेजता था। आज जैसे हमारे कलेक्टर चंद्रपुर में, वो अपना काम करते हैं, उनको काम के बदले सैलरी मिलती है, बाकी जो भी पैसा जमा होता है वो सरकार का, कलेक्टर का नहीं है। एसटी बस में ऐसे होता है, कंडक्टर टिकट बेचता है, टिकट से बहुत पैसा कंडक्टर के पास जमा होता है, पर कंडक्टर उस पैसे का मालिक नहीं है, उसको सैलरी मिलती है, तो पैसा किसका है? गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या एसटी डेपो का है। उसी तरह का सिस्टम नेपोलियन ने बना दिया। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब कोई किसी एरिया में एक बड़ा अमीर व्यक्ति राजा ने अपॉइंट किया है, वो एक जमीन का जमींदार है, बाकी लोग उसके जमीन पे काम करते हैं और ये उनका बॉस बन के बैठा है। ये सिस्टम आज मैंने क्लास में भी जमींदारी सिस्टम बताया था, तीनों सेक्शन में बता दिया जमींदारी सिस्टम में। एक काइंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम जमींदारी सिस्टम ही, इसको खत्म कर दिया गया नेपोलियन ने। पीजेंट फ्रीड फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यू। सर्वडम मतलब लैंडलेस फार्मर्स। Did anyone say something to me? Yes, sir. Can you explain A point? Which point? A, administrative division, simplified one. Administrative division. Just a minute. Let me erase this. What happened to it? एग्जाम्पल, ये फ्रांस ने कोई और देश समझ लिया इसको। यहाँ पे उनका सेंटर है, यहाँ पे राजा बैठेगा, चाहे नेपोलियन हो या दूसरे देश का राजा हो। अब यहाँ पे उसने पूरे कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ताकि समझ में आए। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, हम इसको स्टेट समझ लेंगे। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हर स्टेट का एक इंचार्ज बना दिया गया, और उस इंचार्ज को उसके काम की सैलरी मिलती थी। वो यहाँ पे सारे लोगों के देखेंगे कि लोगों के घर में पानी आ रहा है, लोगों को बाढ़ के समय सपोर्ट मिल रहा है, और लोगों से उनके काम के बदले में जितना रूल के अकॉर्डिंग टैक्स है उतना टैक्स वसूल करेगा, राजा को भेजेगा, और उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी। और ये सिस्टम पूरे राज्य में ऐसा ही था। लेकिन नेपोलियन के पहले सिस्टम ऐसा नहीं था। नेपोलियन के पहले ये राजा रहेगा, राजा, सपोज ये राजा ने यहाँ पे एक बंदे को, अपने रिलेटिव को, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड बना दिया। ये फ्यूडल लॉर्ड यहाँ रूल कर रहा है। राजा ने अपने दूसरे भाई को इतने एरिया का फ्यूडल लॉर्ड बना दिया, और बाकी दो को यहाँ के। सपोज ये 4 फ्यूडल लॉर्ड है, 1, 2, 3, 4, ये नेपोलियन के पहले। तो यहाँ पे राजा बोलता है कि तुम यहाँ पे जाओ, अपनी आर्मी रखो, और मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट इतना दे दिया करना, और यहाँ पे तुम्हें जैसे रूल करना है। ये यहाँ पे जो राजा के अपॉइंटेड रिलेटिव्स है, ये अपने आप को यहाँ पे मिनी राजा के तौर पे बिहेव करते थे। राजा को सिर्फ इनसे पैसा चाहिए और लड़ाई के समय सोल्जर्स चाहिए, तो राजा को पैसा सोल्जर देते थे लड़ाई के समय, उसके बदले वो खुद यहाँ पे राजा बन के रहते थे, अपना रूल चलाते थे। तो यहाँ पे कोई किसान है उसकी लाइफ अलग है, यहाँ पे जो किसान है उसकी लाइफ अलग है, डिपेंड करता है कि उनके एरिया का लॉर्ड कैसा है। ये पुराने सिस्टम था, नेपोलियन ने इसको हटा दिया और रूल्स के हिसाब से सिस्टम बनाया। समझा? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। यस सर। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्व, हम ये वाले पॉइंट पे थे। सर्वड, इसको हटा दिया गया।
मतलब लैंडलेस फार्मर नहीं रहेगा। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनकी ज़मीनें ले ली गई और लैंडलेस किसानों को दे दी गई। मैनोरियल ड्यूज मतलब लोगों को टैक्स देना पड़ता था, गवर्नमेंट को भी, पहले नेपोलियन के पहले गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, चर्च को भी टैक्स देना है, उनके आसपास जो नोबल लॉर्ड्स है उनको भी टैक्स देना था। नेपोलियन ने वो सब हटा दिया। अब जनता सिर्फ एक ही टैक्स देंगी सरकार को, बाकी किसी को टैक्स नहीं देंगी। जो मल्टीपल टैक्स देते थे, पहले अगर 10 टैक्स देते थे, 10 टैक्स में जितना पैसा जाता था उससे आधा पैसा सिर्फ राजा को दो, राजा बाकियों को सैलरी देगा और किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं सिवाय राजा का। ये सिस्टम नेपोलियन ने लेके आया। अदर रिफॉर्म्स इन न्यू टेरिटरीज कौन से थे? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब ये गिल्ड क्या होता है? GUILD, गिल्ड। ये गिल्ड क्या होता है? गिल्ड मतलब हम इसको बोलेंगे एक एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन, संगठन जो होता है व्यापारियों का संगठन। मान के चलो हम चंद्रपुर में रह रहे हैं, चंद्रपुर में एक ग्रुप है व्यापारियों का जो चंद्रपुर में फॉर एग्जांपल से ऑरेंज बेचते हैं, तो उन लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया और मैं भी चंद्रपुर में ऑरेंज बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे ऑरेंज नहीं बेचने देते। वो बोल रहे हैं कि पहले मुझे उनके ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, जिस जगह पे वो बोलेंगे उसी जगह पे मुझे बेचना है, जितनी कीमत में वो बोल रहे हैं मुझे उतनी ही कीमत में बेचना है। अगर मैं उनके रूल्स नहीं मानूंगा तो मुझे चंद्रपुर में ऑरेंज बेचने नहीं देंगे। तो उन लोगों का ना गिल्ड बना ली उन लोगों ने, सबको रूल मानने पड़ेंगे। तो पहले गिल्ड थे, नेपोलियन ने हटा दिया, वो कोई गिल्ड नहीं रहेगा। जिसको भी व्यापार करना है कर ले आके, कोई किसी को व्यापार करने से नहीं रोकेगा। इससे किसका फायदा हुआ? इससे जनता का फायदा हुआ, कंपटीशन आया, और जो नए लोग व्यापार में आना चाहते थे उनका भी फायदा हो गया, नए लोगों को रोजगार मिला। तो ये नया सिस्टम गिल्ड सिस्टम हटा दिया उसने शहरों से। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को और बेहतर किया, अच्छे रास्ते बनवाए, नई तरह की गाड़ियां लोगों को अवेलेबल करवा दी ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा कमाएंगे तो खुश भी रहेंगे और टैक्स भी ज़्यादा देंगे। मेरा भी फायदा, मुझे टैक्स मिल रहा है और लोग खुश हैं, तो ज़्यादा पीस रहेगा तो मैं अपना शौक पूरा करता, लड़ाई लड़ने का, युद्ध करने का, पैसा भी आएगा युद्ध लड़ने के लिए। तो ये सब नेपोलियन, ये भी साबित होता है कि ना सिर्फ एक अच्छा वॉरियर था बल्कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, लेकिन ऑफकोर्स उसमें कुछ उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी थी। Any doubt on this slide? Shall I move to the next one? I know मेरी रेगुलर जो स्पीड होती है स्कूल में उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ये डबल स्पीड है। मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूँ। सर इन प्रीवियस स्लाइड, okay, let me go to the previous slide then. Yes, in that you have explained about privileges based on birth, but we can see that the National Assembly have already abolished that. So how it is coming in Napoleonic Code? हाँ, गुड। सी ये कहाँ पे हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था ये। लेकिन नेपोलियन ने जो नए देश जीता ना, सी कहाँ गया वो? फॉलोइंग रिफॉर्म्स वेयर ब्रॉट इन न्यू लैंड्स। फ्रांस के लोगों को तो एक अच्छी चीज मिल गई ना, लेकिन जब नेपोलियन ने नए एरियाज जीते, जैसे कि ये डच, स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड, इटली और ये जर्मनी, ये वाला जर्मनी, तो जो नए एरियाज जीता, तो जो अच्छे फ्रूट्स, टेस्टी फ्रूट्स फ्रेंच लोगों को खाने को मिले थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा, नेपोलियन ने वो दूसरे देशों के लोगों को भी दे दिया। आई थिंक यू गॉट योर आंसर नाउ, इज इट? Yes sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लोगों ने नेपोलियन को रिसीव कैसे किया? सब तरह के लोग थे इसमें, दोनों तरह के लोग। ये जनरली पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, ये जनरली गरीब लोगों में माने जाएंगे। बिजनेसमैन थोड़े से मिडिल क्लास या अमीर भी हो सकते हैं। इन लोगों ने नया सिस्टम एंजॉय किया जो नेपोलियन सिस्टम ले आया था, एंजॉय किया इन्होंने। क्या एंजॉय किया? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, मतलब व्यापार में नए लोग आ सकते हैं। अननेसेसरी टैक्सेस हटा दिए, किसी को ड्यूज नहीं देना, ये सिस्टम हटा दिया गया। आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम, पूरी आज़ादी, जो आर्टिस्ट करना है। फार्मर्स अपना माल कहीं भी बेच सकते थे, सब लोग खुश थे। इवन बिजनेसमैन भी खुश थे, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स। ये किस लिए खुश थे? बिकॉज they enjoyed the easy movement of goods and capital from one region to another. जो restrictions इसने हटाया नेपोलियन ने बिजनेस पे से, तो पूरे यूरोप में अपने अपने देश में, यहाँ तक कि इंटर कंट्री विद इन द कंट्रीज ऑल्सो
लोग अपना सामान बेच सकते थे यहाँ से माली जाके। कैपिटल मतलब एक फ्रांस का व्यापारी जर्मनी के व्यापारी को लोन दे सकता था, जर्मनी का इटली के व्यापारी को लोन दे सकता था। इतना बिजनेस आसान कर दिया उसने। तो इससे हर कोई खुश था नेपोलियन की वजह से। और स्पेशली बड़े व्यापारी किस लिए खुश थे? एक तो यूनिफॉर्म लॉज, जहाँ जहाँ नेपोलियन का कंट्रोल था सब जगह नेपोलियन ने अपने लॉज लगा दिया, यूनिफॉर्मिटी आ गई। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले इस चैप्टर में। मतलब अगर आप फ्रांस से कपड़ा लेके निकल रहे हो और 1 मीटर में जितने लेंथ का कपड़ा आता है, किसी भी कंट्री में चले जाओ नेपोलियन के कंट्रोल में, पूरे किंगडम में नेपोलियन के उतनी लेंथ का कपड़ा 1 मीटर में आएगा। तो प्राइसेस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इवन कॉमन नेशनल करेंसी, उसने हर देश को अपनी करेंसी दे दिया। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, तो उस समय फ्रैंक्स थी, फ्रांस में फ्रैंक्स चलते थे, दूसरे देशों में उनके देशों की करेंसी, और कहीं कहीं फ्रैंक दूसरे देशों में भी उसने लागू करवा दिया। तो ये यूनिफॉर्मिटी की वजह से बिजनेस आसान हो गया। मान के चलो पहले बहुत 10-12 छोटे छोटे देश थे, नेपोलियन को एक करके बड़ा देश बना दिया, सब में इक्वल रूल्स लगा दिए। अब हर व्यापारी को बड़ा मार्केट मिल गया बेचने के लिए। लेकिन क्या हमेशा लोगों ने नेपोलियन को ऐसे ही स्वीकार किया? नहीं। शुरुआत में जब नेपोलियन उनके देश में गया तो लोगों ने नेपोलियन को बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। उसको बोलते थे हार्बिंगर ऑफ पीस, शांति का अग्रदूत, सॉरी आज़ादी का, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का अग्रदूत मानते थे उसको। लोग मानते थे हमको आज़ादी दिलाने वाला नेपोलियन है। तो उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिए जिस देश में वो गया। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन ने अपना असली रूप दिखाना चालू किया। सिस्टम उसने बहुत अच्छा बनाया, सारे अननेसेसरी ड्यूज हटा दिए, सिर्फ कुछ बेसिक टैक्सेस लगाए, लेकिन वो टैक्सेस का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया। और ये सब उसने धीरे धीरे किया। पहले अपना वेलकम करवा लिया, स्वागत करने दिया अपना, लोग खुश हो गए, लोग सेटल हो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे उसने ऐसे रूल्स बनाए जो कि उसके फायदे के लिए थे और फ्रांस के फायदे के लिए थे। जो इंग्लैंड ने हमारे साथ किया ना, हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे, इंग्लैंड ने खुद को डेवलप कर दिया। नेपोलियन भी वही कर रहा था। जितने कंट्रीज उसको जीता तो सारे कंट्रीज के धीरे धीरे वो रिसोर्सेज फ्रांस के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब यहाँ पे अपने पराई की बात आती है। अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। कभी भी घर वालों के अगेंस्ट आप कभी बाहर वालों का सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। घर में चाहे जितने झगड़े हो जाए, फैमिली इज द फैमिली, आउटसाइडर कैन नॉट बी अलाउड इन द फैमिली, चाहे वो आपके साथ कितना भी अच्छा बिहेव करे। यही एग्जाम्पल यहाँ से हमको नेपोलियन से सीखने मिलता है। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये शहरों के नाम है। मेंस आता है जर्मनी में, मिलान आता है इटली में, वार्साव आता है ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। इन शहरों के लोगों ने, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के लोगों ने नेपोलियन का स्वीकार किया, मतलब वेलकम किया उसको। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा नेपोलियन ने भी हमारे साथ गेम खेला है। शुरुआत में तो हमको सब अच्छा, जैसे कई कंपनी वाले करते हैं, अच्छे ऑफर देते हैं, जैसे लोगों को उनके ऑफर की आदत लग जाती फिर प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते। नेपोलियन ने वही गेम किया हमारे साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। रिफॉर्म्स तो लाया, देयर इज नो डाउट। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया, चीज़ों को इम्प्रूव किया, सिस्टम को अच्छा बनाया, लेकिन क्या सच में आज़ादी दी लोगों को? देयर वॉज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क वेदर ही रियली गिव पीपल रिक्वायर्ड फ्रीडम और नॉट। नेपोलियन के स्टैंडर्ड्स डबल स्टैंडर्ड्स थे। फ्रांस में जो वो बोलता था वो करता था, और बोलता था कि मैं फ्रांस के बाहर भी वही करूंगा, लेकिन वैसा नहीं करता था। फ्रांस के बाहर वही करता था जो कि फ्रांस के लिए अच्छा है, चाहे दूसरों के लिए खराब हो। He didn't care। फिर उसने धीरे धीरे टैक्सेस भी बढ़ा दिया। फोर्स कॉन्स्पेक्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती दूसरे देशों के लोगों को फ्रेंच के आर्मी में रिक्रूट करता चला गया, जबरदस्ती उनको सोल्जर बनाने लगा, जैसे अंग्रेजों ने भी इंडिया में किया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, याद होगा तुम लोगों को। इसकी वजह से नेपोलियन की पॉपुलैरिटी कम होती चली गई। और ये सब नेपोलियन ने किया। जो कुछ नेपोलियन ने किया उससे धीरे धीरे उसका रेपुटेशन खराब होता चला गया। So here we come to the end of this chapter. Exactly 9 बजे हमारा खत्म होता है। कहाँ जा रहा है? Yes. First of all, I'll end the recording. इसके बाद हम बाकी बात करेंगे।